Good morning, dear students. I am Satyavijay Chaturvedi, your physics teacher from Shivbrat Singh Children Academy. In previous video, you watched what is Gauss theorem. Gauss theorem and electric flux. What is electric flux? You know the electric flux, which is denoted by phi E, is equal to product of the intensity of electric field and area. And Gauss theorem is equal to the 1 upon epsilon naught time. Electric flux is the 1 upon epsilon naught time the closed charge from the surface. But today topic related to the application of Gauss theorem. First topic is electric field due to an infinitely long straight charged wire. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर ले लिया जाए तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह कैसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, आपने जो यह चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी किया। कूलॉम्स लॉ के बाद क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में जाना। फिर एक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मोमेंट कैसे होता है, या डाइपोल से एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, या डाइपोल से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी क्या है, इन सब के बारे में स्टडी आपने पीछे किया। फिर इसके बाद उससे रिलेटेड, इंटेंसिटी से रिलेटेड हमने गॉस थ्योरम दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस थ्योरम क्या बताया गया आपको कि क्या होता है गॉस थ्योरम। तो आज जो टॉपिक होगी आपकी एप्लीकेशन होगा, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक वायर है, लॉन्ग वायर, इन्फिनिटिव लेंथ वायर है, तो उससे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी। इसके बाद आज के ही वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर एक शीट दे दिया जाए तो शीट के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो इंटेंसिटी बनती है वह कितना होती है। और आज के ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है स्फेयर, स्फेयर से इंटेंसिटी क्या होगी। और स्फेयर में हम आपको यह बताएंगे कि स्फेयर यदि हॉलो स्फेयर है तो इंटेंसिटी क्या है, और हॉलो स्फेयर में भी दो कंडीशन हम आपको बता देंगे कि हॉलो स्फेयर में इंटेंसिटी बताना होगा जब वह कंडक्टिंग होगा और जब नॉन कंडक्टिंग होगा, या आपको मैं स्फेयर में सॉलिड में बताऊंगा कि इंटेंसिटी क्या होगी जब वह कंडक्टिंग होगा, और दूसरा कंडीशन बताएंगे जब नॉन कंडक्टिंग होगा। वैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कि एक लॉन्ग वायर दिया हो, सपोज करो एक वायर आपको दे रखा है या, और इस वायर पे जो चार्ज है वह प्लस चार्ज है, तो इससे वायर से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है। या आपने पीछे वीडियो मैंने कई बार बताया, इस पे डिस्कशन किया कि अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, यह इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आपका, यह अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। यह इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, चार्ज से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें जो इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सपोज करिए वह पॉइंट कोई है एक P, जहां हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है जिसकी इससे डिस्टेंस जो है वायर से वह R है। तो मैं यहां गॉसियन सरफेस बनाता हूं। अब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वह सरफेस वायर है, सिमेट्रिक चार्ज है, तो कैसा गॉसियन सरफेस बनता है, सिलिंड्रिकल बनता है। जो गॉसियन सरफेस आपका बना यह सिलिंड्रिकल है, यह आपका गॉसियन सरफेस हो गया। अब गॉसियन सरफेस जब बन चुका है इस पे,
तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ई है। तो मैं इसमें 3 आपके पास जो 3 इसकी सरफेस एरिया होगी, 3 सरफेस एरिया कौन कौन सी है इसकी, एक तो ऊपर वाला है, एक इसके नीचे है और एक कर्व सरफेस है इसका। तो इसका मैं एरिया वेक्टर फाइंड करता हूं। सपोज करता हूं एक एरिया वेक्टर यह होगा, डायरेक्शन यह होगा एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर यह होगा, परपेंडिकुलर द सरफेस। इसका पार्ट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर द सरफेस, एंड हियर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करनी है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाना, इंटेंसिटी लाना है, उस इंटेंसिटी के लिए सिर्फ हमने गॉस थ्योरम पढ़ रखा है। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? आपने पढ़ा है इंटेंसिटी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, अगर हम यहां का फ्लक्स फाइंड कर लें, हम करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका फाई E1 लिख देता हूं इसको, यह फर्स्ट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं निकालता हूं, जो आता है डी फाई ई, छोटे से पार्ट का, छोटे से पार्ट की छोटी एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है वह मिला है इंटेंसिटी E डॉट डी ए, और यह डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको आप लिख सकते हो E डी ए कॉस थीटा। और थीटा जो होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन, सो एंगल थीटा भी इज 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है यह दोनों सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक है। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी यहां पे वह आएगा आपका 0। So putting this value in equation, we find d phi E1 is equal to E into dA, E into dA। Similarly, इसी तरह यहां पे आइएगा, इस पॉइंट का निकालेंगे छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर। अगर इस छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर निकालते हैं यहां पे, तो यह 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री का यदि एंगल बनता है तो फॉर्मूला ई डी ए कॉस 90, तो यह कितना होगा डी फाई E2 ई डी ए कॉस 90। तो यहां जो फ्लक्स बना, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, हम यहां 0 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डी फाई E2, और सेम प्रोसेस यहां भी जो फाई 3 निकालते हैं, डी फाई E2 इज इक्वल टू 0 एंड डी फाई E3 इज इक्वल टू 0। मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनना है उस इस एरिया वेक्टर माने कर्व पे बनना है। तो अगर मैं इस छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकाल के, फ्लक्स निकाल के सबको ऐड कर दूं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे कर्व सरफेस का पता हो जाएगा कितना निकल रहा है। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होता है इसके लिए मैं ऐड कर पाना तो टफ है, तो मैं इंटीग्रेट करता हूं। छोटे छोटे पार्ट का सबको जब ऐड करना होता है, तो मैं कई बार आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि इसको ऐड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैं इस टॉपिक का इंटीग्रेट करता हूं, तो मुझे टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विद द क्लोज सरफेस। हम क्लोज सरफेस का पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, और डी फाई की वैल्यू आपको पता है कितना है, ई इंटू डी ए, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ डी ए इज इक्वल टू फाई ए। ओके, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए मीन्स एरिया, एरिया मान टोटल एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। When we suppose the length of the cylindrical part is L, then we find, and radius of this cylinder we suppose small r, so we find the curved surface area of the cylinder is the 2 pi r h। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में है कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होती है, 2 pi r
टू पाई आर इंटू एच मीन्स एल, यहां एल हो गया। बट यू नो दैट बाय गॉस थ्योरम फाई ई इक्वेशन फर्स्ट, बट फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माने इससे क्लोज कितना चार्ज आपने सपोज कर लिया फाई, लेकिन चार्ज क्यू आपने सपोज किया, लेकिन हमें चार्ज नहीं पता है, हमें पता क्या है पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है यह पता है। तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट टू पाई ई इंटू टू पाई आर एल, बट Q इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो वी कैन पुट at the place of the Q L into lambda, L into lambda upon epsilon naught is equal to E into 2 pi R L. The value of the intensity E is equal to L, L is cancelled, we find E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon R. This is the intensity of the infinitive length charge wire. यह इंटेंसिटी जब इन्फिनेटिव लेंथ का आप वायर लेते हैं चार्ज वायर, तो उसकी यह इंटेंसिटी है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ओके, मैं फिर से इसको अब डिस्कस करता हूं। मैंने क्या किया, एक लॉन्ग वायर लिया और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जो इंटेंसिटी होती है वह अवे फ्रॉम चार्ज होती है। मैंने दिखाया इसको अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। अब हमने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस बनाया, वायर है तो सिलिंड्रिकल होता है, इसलिए इसका गॉसियन सरफेस भी सिलिंड्रिकल मैंने सपोज कर लिया, मैंने बना दिया, या गॉसियन सरफेस बन गया। इससे आर डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने क्या किया कि इसका छोटा छोटा एरिया डिवाइड कर लिया पूरे सिलेंडर को, तो इसकी एरिया, जो एरिया वेक्टर यहां होगी, एक थ्री सरफेस इसके मिल रहे हैं, एक तो कर्व मिल रहा है और दो सर्कुलर पार्ट मिल रहा है। तो यह सर्कुलर पार्ट 90 डिग्री का बनाया था, मैंने जीरो दिखा दिया, फ्लक्स क्रॉस होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो E इंटू डी ए cos 90, तो उसको सॉल्व करते हैं तो 90 की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो d∅E2 और d∅E3 जीरो आता है, हमने इसका निकाल लिया। अब ऐसे ऐसे एरिया पूरे कर्व पे होगा, तो मैंने क्या किया, सबको ऐड कर देते, लेकिन ऐड करना टफ है, तो मैंने क्या किया कि इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया। तो लिखा d∅ इज इक्वल टू सिग्मा d∅ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d∅। We know that the d∅ is equal to E into dA. The value of dA means curved surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder is 2 pi RL. So putting the value of dA is 2 pi RL. Phi E is equal to, by Gauss theorem, phi E is equal to Q upon epsilon naught, where Q is the closed charge by surface. सरफेस से जो क्लोज चार्ज है वह प्लस Q हमने सपोज कर लिया, जबकि Q हमें पता नहीं है, हमें यूनिट लेंथ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, माने यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाया है पीछे, तो वही वैल्यू यहां पे मैंने पुट किया। तो यह आपका आ गया कि जो वायर है, यह बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यह जो वायर है इससे जो इंटेंसिटी मिलेगी वह कितनी मिलेगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ओके, तो यह आपका चार्ज वायर से जो इंटेंसिटी मिला वह था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर से किसी पॉइंट पे क्या होती है। अब हमारा जो टॉपिक है अदर जो एप्लीकेशन, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटिव प्लेन शीट। अब प्लेन शीट से इंटेंसिटी क्या होगी, मैं एक प्लेन शीट बनाता हूं, बहुत पतली शीट होगी, मीन्स यह हमने एक प्लेन शीट बनाया, यह ऐसा, और इस पर मैंने चार्ज दे दिया प्लस प्लस, या प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे प्लस चार्ज है सब, और यह इतना पतला है कि यही प्लस चार्ज केवल डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें थोड़ी सी भी थिकनेस नहीं है। यह प्लेन शीट है, तो इस प्लेन शीट से जो इंटेंसिटी मिलेगी वह कैसी मिलेगी, आपको पता है यह प्लस क्यू चार्ज है,
तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम चार्ज होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगा यहां से भी, या इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस पे भी एक गॉसियन सरफेस बनना चाहिए जिस पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसका गॉसियन सरफेस मैं सपोज करता हूं यहां से, इस सरफेस से, प्लेन शीट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और यहां पे भी x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, मींस टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। और यह मैंने सपोज किया एक सिलेंडर है, इसका भी गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। यह गॉसियन सरफेस कैसा है? इसका सिलेंड्रिकल है। और इस गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी एरिया वेक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। फर्स्ट एरिया वेक्टर यहां पे भी होगा, इस सरफेस पे यहां भी एरिया वेक्टर होगा और कर्व पे भी एरिया वेक्टर होगा। इसके यहां की एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, DA है। यह एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यह भी मैंने DA सपोज किया, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो फाई की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वह d∅1, d∅2, d∅3 होगा। यही तो होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं लिखता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जबकि फाई की वैल्यू आएगी φ1 कितना होना है? φ1 डायरेक्शन वही है एरिया वेक्टर का, मींस आपको मालूम है फाई का फार्मूला। हम अगर इसको सपोज कर लें d∅1, d∅2, d∅3, ओके, तो आपको मिलता है d∅ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दिस पॉइंट फर्स्ट, d∅1 इज इक्वल टू E dA cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो अगर सेम है तो वैल्यू 0 प्लस E2 निकालता हूं यहां, यह पॉइंट 2 है जहां पे आपको इंटेंसिटी फ्लक्स निकालना है, E dA cos 0 यहां भी हो गया, प्लस कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? E dA cos 90। ओके, अब सबकी वैल्यू आप पुट कर दो, d∅ E इंटू DA cos 0 की वैल्यू 1 प्लस E इंटू DA cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 90 की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो d∅ इज इक्वल टू E dA प्लस E dA मीन्स 2E dA, मीन्स E की वैल्यू जो आ गई वह आ गया d∅ अपॉन 2dA। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए, सॉरी यहां पे आप लिख सकते हो d∅ अपॉन dA इज इक्वल टू d∅ अपॉन dA। ओके, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर दें तो कितना आएगा फाई की वैल्यू? आप जानते हो कि जो फ्लक्स होता है यहां से जो वैल्यू रख देंगे आप, तो आपको पता है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, सॉरी यहां पे हम लिखते हैं टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d∅ बाई क्लोज सरफेस। अच्छा, अब आपको क्या मिलता है? फाई इज इक्वल टू 2E इंटीग्रेशन ऑफ dA, और D को इंटीग्रेट करके हम A लिख सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू 2E इंटू A। ओके, जबकि गॉस थ्योरम से आपको फाई की वैल्यू पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E इंटू A। अच्छा, यह जो सीट है, सीट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह किस पे होगा? एरिया पे होगा। तो Q की वैल्यू जो एरिया से रिलेटेड है वह आपका है यूनिट
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट एरिया मीन्स आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ए सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E इंटू ए से कैंसिल हुआ और आपको मिला इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यह प्लेन शीट की इंटेंसिटी थी. प्लेन शीट से जो इंटेंसिटी थी वह कितनी थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहां सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच वैल्यू इज द 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. आप चाहो तो पुट करके इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो. तो यह प्लेन शीट था और प्लेन शीट की जो इंटेंसिटी थी वह आपको पता हो गई. प्लेन शीट से इंटेंसिटी कितनी होती है? द इंटेंसिटी बाय द प्लेन शीट. मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया. गॉसियन सरफेस आपको सिलिंड्रिकल दिखाई दिया. मैंने यह सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके इससे इंटेंसिटी फाइंड किया. तो यहां पे देखा एरिया वेक्टर डी ए इंटेंसिटी की डायरेक्शन पे, एरिया वेक्टर डी ए इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, यहां एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ. तो मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर दिया और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ गया. तो जो फ्लक्स आया वह कैसे निकलता है, हमने पूरे कर्व के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया. फाई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा कर्व डी फाई सिग्मा लिखिए या हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ द डी फाई क्रॉस सरफेस और इसकी वैल्यू मैंने पुट किया. यह आपको आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ द प्लेन शीट. अब हमारा जो टॉपिक होगा, अगला एप्लीकेशन जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. अगर सपोज करो मैं 2 पैरेलल शीट रख दूं और उससे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी हो. इंटेंसिटी बाय द 2 पैरेलल चार्ज शीट. अगर 2 पैरेलल चार्ज शीट आपने कहीं पे रख दिया तो उससे जो इंटेंसिटी मिलती है वह कितनी आती है. अगर इंटेंसिटी 2 शीट के द्वारा मिलानी हो आपको इंटेंसिटी, सपोज करो एक शीट हमने यह दे दिया आपको, यह प्लेन शीट है जो अभी अभी आपने प्रूव किया और इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और एक और मैंने प्लेट दे दिया है, पैरेलल प्लेट है, यह है. तो आपका जो इंटेंसिटी निकलेगा वह कितना होगा 2 पैरेलल शीट से जो इंटेंसिटी मिलेगी. तो इसमें कंडीशन बनती है, अगर 2 पैरेलल शीट है एक तो इंटेंसिटी यहां बनेगी पॉइंट 1 पे मींस ए पे, एक इंटेंसिटी दोनों पैरेलल शीट से इस पॉइंट पे मिलेगी बी पर और एक इंटेंसिटी दोनों प्लेन शीट से यहां पे मिलेगी पॉइंट सी पर. अच्छा डायरेक्शन कैसा होगा, पहले मैं डायरेक्शन को डिसाइड करूं. इस प्लस के कारण बी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन यह होगी E1 और इससे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वह भी कितनी होगी. अगर मान लो हम अपोजिट चार्ज रख देते हैं पहले, अगर हमने इसको दोनों सीट अपोजिट चार्जेबल हैं, यह प्लस और यह माइनस है, यह प्लस है एक और एक माइनस है. 2 पैरेलल सीट लिया, एक पे प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, तो इससे इंटेंसिटी टोटल कितनी आती है. तो E1 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, E2 की नाते जो डायरेक्शन होगी नियर द चार्ज, चार्ज के पास जाएगा, यहां पे आइएगा, यहां से अवे फ्रॉम चार्ज E1 होगा और यह नियर द चार्ज E2 होगा बी पॉइंट पर. सी पे आइएगा, यह नियर द चार्ज E2 होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस से होगा तो यह E1 होगा. तो मैं इंटेंसिटी फाइंड करता हूं पहले बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पर इंटेंसिटी क्या होगा, फॉर्मूला अभी अभी आपको मिला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे. तो यह प्लस से इतना हो गया, E B निकालना है अगर तो आप लिख सकते हो E B के लिए इंटेंसिटी टोटल इंटेंसिटी E1 फिर प्लस होता E2 बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है इसलिए E1 माइनस E2 लिखते. तो आपको मिलता इसका E1 की वैल्यू मिलती प्लस से जो E1 की वैल्यू आती वह होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इक्वल बट अपोजिट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह वैल्यू आई 0, माने बी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी 0.
अगर हम सी पॉइंट पे भी निकालें तो डायरेक्शन अपोजिट है, चार्ज इक्वल है, इसलिए सी पॉइंट पर भी जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको वह भी जीरो आएगी। लेकिन ए पॉइंट की इंटेंसिटी, ए पर इंटेंसिटी डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों का सेम डायरेक्शन, तो दोनों प्लस होगा। मींस आप लिखोगे E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। टोटल इंटेंसिटी बिटवीन द टू पैरेलल शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माने अगर दो पैरेलल शीट है तो उसके बीच में इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो यह आपको इंटेंसिटी यहां मिल गई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी थी बीच में, तो उस जगह पे इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने शीट से देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर का देख लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फीयर, ड्यू टू अ स्फीयर। अब स्फीयर से जो आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसमें कंडीशन होगा। अब स्फीयर कैसा हो सकता है, ध्यान से सुनना। जैसे जो स्फीयर है वो हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। मीन्स जो स्फीयर की स्टडी करनी है हमें, वह दो कंडीशन बना देंगे हम। एक तो हम हो सकता है हॉलो स्फीयर हो, और एक हो सकता है सॉलिड हो। स्फीयर हॉलो भी हो सकता है, स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है। तो जो कंडीशन बननी है स्फीयर के लिए, वो हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। अब हॉलो स्फीयर हो, इसके लिए भी दो कंडीशन हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, एंड अदर हो सकता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो स्फीयर में दो तरह से हम स्टडी करेंगे इंटेंसिटी का, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। तो आपकी जो यहां पे स्टडी होगी स्फीयर में इंटेंसिटी के लिए, वह होगा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यह तीनों कंडीशन सेम आएगा, तीनों का फार्मूला सेम आएगा। मींस किसका किसका, मैंने बताया कि यदि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लेके इंटेंसिटी फाइंड करनी हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेके इंटेंसिटी फाइंड करनी हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, तो फॉर्मूला सेम मिलेगा। मतलब क्यों मिलेगा, क्योंकि जब हॉलो स्फीयर होगा और उसको आप चार्ज देंगे तो वह चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। मान लो एक हमने हॉलो स्फीयर ले लिया और उसको इंजेक्ट किया चार्ज, तो वह चार्ज कहां जाएगा, अरे भाई सिंपली चीज है, हॉलो है तो पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। ठीक, वह कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, माने पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर पे होगा। सेम कंडीशन सॉलिड कंडक्टिंग में होगा कि अगर हम किसी कंडक्टिंग को इंजेक्ट करते हैं, चार्ज देते हैं, तो वह पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। इसलिए इन तीनों की कंडीशन एक आती है, माने सरफेस पे चला जाएगा। मींस एरिया होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करना होगा कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। लेकिन यहां जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, जब उसको इंजेक्ट करेंगे तो जहां से इंजेक्ट करेंगे वहां से चार्ज धीरे धीरे कम होता हुआ स्फीयर तक की सरफेस तक जाएगा, मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, समझ में बात आ रही है ना। अगर हमने कहा आप उसी को किसी चीज से चार्ज दीजिए, मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड, चार्ज हम
किसी और मेथड से देते हैं उसको। अगर ऊपर से हम चार्ज देना चालू कर दे तो वह चार्ज धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएगा कम होता जाएगा, मीन्स पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए इसका हम लोग अलग फार्मूला मिलाएंगे, पढ़ेंगे। और यह तीनों की कंडीशन सेम होगी, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यह तीनों का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे इस एप्लीकेशन में। हमारा होगा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हॉलो और हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हमें जो इंटेंसिटी फाइंड करनी है स्फीयर में, हम हॉलो का करेंगे या हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड हो, सॉलिड कंडक्टिंग। स्फीयर में हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। स्फीयर की इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। कहां पे फाइंड करनी है? इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है कि जब आपका स्फीयर हॉलो है और आपने इसको एक चार्ज दे रखा है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्लस चार्ज इसको दे दिया, पूरे सरफेस को यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने दे रखा है, और इस स्फीयर का रेडियस मैंने सपोज किया कैपिटल आर है। ओके, अब इसके आउटसाइड में हमें कहीं इंटेंसिटी सपोज करो फाइंड करनी है पॉइंट पी पर। मान लो इसके आउटसाइड पे एक पॉइंट पी लिया जहां आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर क्या होगा? तो प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यह होगी, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो हम पी पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और यहां से इसका डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया स्मॉल आर है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दें, वह भी स्फीयर होगा। यह गॉसियन सरफेस हो गया। अगर यह गॉसियन सरफेस बन गया तो इस कंडीशन में यहां पे गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह कितना क्रॉस करेगा, जबकि हमने एक छोटी सी एरिया सपोज कर ली DA, जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, सरफेस होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू d phi E इज इक्वल टू E इंटू DA। ओके, वेक्टर E डॉट DA, बट आपको पता है E डॉट DA मीन्स E DA cos थीटा, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए आप लिख सकते हो E इंटू DA cos 0 मीन्स E इंटू DA, E इंटू DA आ गया। ओके, तो पूरे में माने फ्लक्स फाई क्या होगा, पूरे गॉसियन सरफेस में फ्लक्स कितना निकलेगा, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। तो आपने कहा कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA। ओके, आप लिख सकते हो फाई E इज इक्वल टू E इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA, और DA मीन्स स्फीयर की एरिया, गॉसियन सरफेस की एरिया। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए हम लिखते हैं E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल, सो द एरिया ऑफ द स्फीयर इज द 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r, यहां से यहां तक गॉसियन सरफेस का रेडियस चाहिए हमें r स्क्वायर। ओके, यह फाई E की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन आप सभी को पता है जो फाई होता है गॉस थ्योरम से, वह होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, जो चार्ज है, यह चार्ज वह यूनिट एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है,
तो यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपको पता है Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है। लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ए मीन्स एरिया, एरिया इज विच सरफेस, दिस सरफेस एरिया, या जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली इसकी एरिया चाहिए इस बार, यह भी स्क्वायर है इस बार इसकी एरिया चाहिए। गॉसियन सरफेस की एरिया तो यहां फार्मूले में था, यह गॉसियन सरफेस का है, माने क्योंकि आपको फार्मूला जब पढ़ाया गया था तो E इंटू डी ए मीन्स गॉसियन सरफेस एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और यह एरिया यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो वह सरफेस चार्ज डेंसिटी तो भीतर वाले सरफेस का है, इसलिए हमें इस बार जो एरिया चाहिए इस स्फेयर की चाहिए। तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस स्फेयर मीन्स स्मॉलेस्ट स्फेयर ए इज इक्वल टू 4 पाई आर, आर मीन्स रेडियस भीतर वाले कितना है कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से कैंसिल, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। यह आपका इंटेंसिटी आ गया। स्फेयर के आउटर कोई पॉइंट P है, वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, समझ में बात आई होगी। आपको इस एक स्फेयर मैंने दिया था, और चाहे वह सॉलिड हो चाहे हालो हो, कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो या हालो नॉन कंडक्टिंग हो या हालो कंडक्टिंग स्फेयर हो, तो सभी कंडीशन के लिए यह फार्मूला वैलिड है। ओके, लेकिन यदि हम इसके अंदर लेने, माने यहां पे जो यह फार्मूला मिला है इस कंडीशन में R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यह फार्मूला जब आउटसाइड में आपको रेडियस माने पॉइंट लिया था आपने स्मॉल माने P को, उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी मिली थी सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर यह पॉइंट मैं इनसाइड ले लूं स्फीयर के और स्फीयर के इनसाइड लेता हूं तो क्या होगा, देखो अब यह तो आउटसाइड था, यह कंडीशन आउटसाइड का था, व्हेन द आउटसाइड पॉइंट P इज द आउटसाइड। ओके, अब आइए अगर यह पॉइंट P स्फीयर के इनसाइड हो, अगर यह पॉइंट P स्फीयर के इनसाइड आती है तो उस कंडीशन में जो आपका स्फीयर है उस कंडीशन में हालो नॉन कंडक्टिंग, हालो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, मैं स्फीयर को यह बड़ा बना लिया और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस प्लस प्लस, यह है आपका, और इसका रेडियस मैंने इस कंडीशन में सपोज करके रखा है कि कैपिटल R है। इसके भीतर एक पॉइंट मैंने P लिया है और जिसका रेडियस, इस पे गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, वह स्फेरिकल होगा और इसका रेडियस मैंने सपोज कर लिया स्मॉल r है। ओके, तो इस कंडीशन में इस गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना क्रॉस होगा, तो काम तो वही होगा, फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल अपॉन डी फाई इनसाइड ऑफ द सर्कल। माने ये गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अब इस समय गॉसियन सरफेस भीतर वाला है या गॉसियन डॉटेड लाइन इज गॉसियन सरफेस। सो फाई E इज इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए मीन्स होता है E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू फाई ए। यहां पे तो इंटेंसिटी मिल गई, बट फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द क्लोज्ड चार्ज बाय द सरफेस, Q इज द क्लोज चार्ज बाय द सरफेस, सरफेस से जो क्लोज चार्ज है उसका Q मीन्स क्लोज सरफेस का चार्ज। इस सरफेस से कितना क्लोज चार्ज है, कोई चार्ज क्लोज नहीं है, एक भी चार्ज नहीं है। अरे भाई, जो चार्ज है यह आउटसाइड है इस सरफेस पे, इसके भीतर चार्ज है नहीं है, तो इसका मतलब यह जीरो, इसलिए इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द स्फीयर ऑलवेज जीरो। जो इनसाइड स्फीयर का आप लेते हैं, भीतर की तरफ जो लेंगे, उससे जो आपको इंटेंसिटी मिलनी है वह जीरो आनी है। समझ में आया? तो यह आपका इंटेंसिटी था
कि फाई ई की वैल्यू मैंने इंटेंसिटी भीतर निकाल दिया, मीन्स स्फीयर की जो कंडीशन मैंने बताई, मैंने आपको एक वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, उसका गॉसियन सरफेस आपने देखा सिलेंड्रिकल हुआ था, फिर मैंने एक प्लेन शीट ले लिया और शीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके उसका भी गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल बनाया और उसकी भी इंटेंसिटी आपको मैंने दिखाई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया। लेकिन मैंने एक स्फीयर लिया तो स्फीयर की मैंने कंडीशन बना दी कि अगर स्फीयर में हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो उन सब के लिए इंटेंसिटी का फार्मूला आउटसाइड जो आया था वह तो आपने देखा, लेकिन इनसाइड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब इसी तरह अगर हम आगे की टॉपिक पे चलेंगे कि क्या होगा अगर कहीं क्वेश्चन होता कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जाता, ये सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन तब भी देख लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि यह दिया हो कि यह सॉलिड है और इस सॉलिड पे मैंने चार्ज को डिवाइड कर दिया, पूरे वॉल्यूम में डिवाइड होगा, यह चार्ज डिवाइड हो गया। इसके आउटसाइड एक पॉइंट लेंगे और यहां रेडियस हमने सपोज कर लिया था कैपिटल आर है और यह डिस्टेंस यहां पे आपको इंटेंसिटी निकालना था, कुछ नहीं, सब काम सेम रहेगा। यह पॉइंट पी है जहां इंटेंसिटी लाना था, तो यहां गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस का एरिया लिखते हैं, वह कितना आता है, गॉसियन सरफेस में आते हैं तो लिखते हैं फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं एक साथ, तो फाई इज इक्वल टू होता था आपका ई इंटू 4 पाई, यह डिस्टेंस मैंने आर माना था इसलिए गॉसियन सरफेस के एरिया लिखे थे 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे जो चार्ज आएगा क्यू, यह चार्ज पूरा यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वह चाहिए, क्योंकि चार्ज नॉन कंडक्टिंग में पूरे स्फीयर में फैल गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रो इंटू वी, रो इंटू वी, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वी इज द वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड रो v मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, सो वी कैन राइट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हुआ, आपको मिला कितना, मिला इंटेंसिटी E इज इक्वल टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। यह सॉलिड अगर है, अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उस कंडीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको मिल गया था रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो आपका जो यह चैप्टर था आज इस टॉपिक के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कुछ एनसीईआरटीज न्यूमेरिकल्स में बताने चल रहा हूं, उसको देख लीजिए। आपने इस चैप्टर्स में जो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, चार्ज का इंटरेक्शन कैसा था, कैसा फोर्स अप्लाई किया, चार्ज में सेम चार्ज था तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता था, अगर अपोजिट चार्ज होता था तो अट्रैक्शन होता था, कितने फोर्स से होता था आपने पढ़ा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ताकतवर होती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, यह आपको पता था। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है, माइनस होता है तो टूवर्ड्स द चार्ज होता है। इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण क्या था, तो आपने बताया होगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने बताया होगा कि दो इक्वल चार्ज जो थे एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे मैंने पुट कर दिया था तो डाइपोल बन गया था। उस डाइपोल से मैंने डाइपोल मोमेंट बताया था 2ql, फॉर्मूला मिला रहा होगा। फिर इसी चैप्टर में आपको मैंने डाइपोल मोमेंट के बाद एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण कितनी इंटेंसिटी आई थी और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी कितनी आई थी, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। फिर इसी चैप्टर में आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट टाउ। इसके बाद
डायपोल मोमेंट के बाद आपने डायपोल को घुमाने में कितना वर्क किया या पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। फिर आपका जो यह टॉपिक रहा, जो यह चैप्टर रहा, इसमें आ गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आप बार बार यूज करते जा रहे हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। लेकिन यह फार्मूला तब वैलिड है जब वेरिएबल हो चार्ज, जब क्या होगा, फील्ड वेरिएबल्स होगी। मान लीजिए अगर जब यूनिफॉर्मली होगी माने कांस्टेंट होगी। जब वेरिएबल होगा उस कंडीशन में ये मैंने डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए बता दिया होगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपने फ्लक्स से गाउस थ्योरम पे आए होंगे, गाउस थ्योरम से इंटेंसिटी कैसे थी। और आज का जो लेक्चर रहा उसमें इंटेंसिटी इन ए वायर, इन्फिनेटिव लेंथ ऑफ वायर इंटेंसिटी आपने पढ़ा। फिर प्लेन शीट से आपने इंटेंसिटी पढ़ा। फिर आपने स्फीयर में पढ़ा, और स्फीयर में तब पढ़ा, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। अगर स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है, हॉलो स्फीयर था तो हॉलो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग है, तो तीनों के लिए एक फार्मूला पढ़ा। और आपने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी एक फार्मूला पढ़ा। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, छोटा सा न्यूमेरिकल। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज दिस and distributed uniformly over its surface. What is the electric field inside of sphere, just outside of sphere, at a point 18 centimeter from the sphere? तो आपको जो क्वेश्चन है वह यह है कि एक स्फीयर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वह आपको पता है, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इस स्फीयर का जो रेडियस दिया है वह है 12 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ओके, यह आपका रेडियस दिया था। कह रहा है इस पे इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द सरफेस। तो स्फीयर, तो सरफेस स्फीयर के भीतर इंटेंसिटी कितनी, इसके भीतर, चार्ज के भीतर। तो क्या इसके भीतर इंटेंसिटी होगी, मैंने प्रूव किया था, क्योंकि इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, स्फीयर के भीतर कोई चार्ज, मैंने प्रूव करके पीछे दिखाया था। इसका मतलब इसके इनसाइड जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी इनसाइड, इंटेंसिटी इनसाइड कितनी हो जाएगी सर, E इज इक्वल टू 0। भाई भीतर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि फार्मूला गाउस थ्योरम में है कि जो क्लोज चार्ज होता है वह इंटेंसिटी पैदा करेगा, माने फ्लक्स बनाएगा, फाई होगा। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द क्लोज्ड चार्ज बाय सरफेस, सरफेस से जो क्लोज चार्ज है। तो फर्स्ट का आंसर तो इंटेंसिटी 0 होगा। जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मींस यहां पे ठीक सरफेस पे। तो फार्मूला अभी अभी आपने देखा था कि जस्ट आउटसाइड है तो इंटेंसिटी, पीछे भी देखा है, या तो एक तरह से और लगा सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे होगी। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q अपॉन R स्क्वायर। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर इस बार है पॉइंट, जस्ट आउटसाइड मींस ठीक सरफेस पे ही है, स्फीयर पे ही है, का होल स्क्वायर। ओके, तो यह हो गया। अगर यह कहता कि इससे 18 सेंटीमीटर अवे सेंटर से, तब फार्मूला बन जाता E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर मीन्स 0.18 का होल स्क्वायर। यह आउटसाइड में हो जाता, माने जस्ट आउटसाइड में यह आंसर, आउटसाइड में आपका यह, और इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता स्फीयर में, तो यह आपका होता। तो इस तरह इस पूरे चैप्टर का जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वह लास्ट टॉपिक आज मैंने बताया। अगले वीडियो में मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, जो सेकेंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अभी इस चैप्टर में सिर्फ मैंने इतना ही आपको बताया कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे पैदा हुआ, और चार्ज का इंटरेक्शन क्या था, कितना फोर्स अप्लाई किया, चार्ज ने जब फोर्स अप्लाई किया तो उसकी कितनी फील्ड बनी, और उस फील्ड से मैंने डायपोल पे आपसे कुछ डिस्कशन किया। डायपोल से जो इंटेंसिटी बनी थी एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, वह पढ़ा गया, और गाउस थ्योरम पढ़ा गया, और गाउस थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन। ओके, धन्यवाद तब तक के लिए। अगले वीडियो में नए चैप्टर गेस्ट।